Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is pharmaceutical legislation. तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है क्या, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं और फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स है क्या, उसमें हमारे ऐसे कौन से एथिक्स एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और किसके थ्रू हुए हैं और हम उसको फॉलो करना ज़रूरी क्यों है। तो फार्मास्यूटिकल्स जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मोरल वैल्यू हैं, मोरल एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझना और उनको समझ के हम क्या राइट काम कर रहे हैं, क्या रॉन्ग काम कर रहे हैं, उसको जानना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, अपने आप से डिसाइड करना, वो हुआ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि जो भी हमारे लॉ हैं, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में जानकारी रखना और उसको जानकारी रखने के बाद हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं, उसका समझ रखना। तो जूरिस्प्रूडेंस का मेन मोटिव यही है हमारे पढ़ने का कि हम जो भी हमारे लॉ है, कानून है, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है, उसको समझ के उसके थ्रू काम करना। अगर हम किसी से पूछते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, अगर हम खुद एक फार्मासिस्ट हो के हम उसके रूल नहीं जानते तो फिर फार्मासिस्ट होने का ही मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमारे जूरिस्प्रूडेंस एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, जिससे कि हमको सारी उसके बारे में समझ में आती है, उसकी हिस्ट्री समझ में आती है कि कब कौन सी फार्मासिस्ट एक्ट लागू हुए थे, कौन सी रूल कब लागू हुई थी, कौन सी वर्क कब हुई थी, किसके द्वारा हमारे कोर्सेज ओपन हुए हैं, हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, हम टोटल डिस्कस कर चुके हैं और हम उसके लिए ही आगे भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं ताकि हमको उसके बारे में समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस क्या हैं। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का मतलब यही हुआ कि मतलब पहले तो हम लोग लेजिस्लेशन का मतलब देखते हैं। तो लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो हमारे कानून है, व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेशंस। जैसे कि हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कचहरी है, हाँ, उनकी जो भी गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशंस बनाई हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमें दंड देते हैं, हमें पेनल्टी देते हैं, हमें सज़ा देते हैं। तो उसी तरीके से लेजिस्लेशंस भी एक वैसी की प्रणाली है। हम कानून व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था कब उत्पन्न हुई थी, मतलब मोटा मोटी हम लोग देखें तो यही है कि मतलब लेजिस्लेशन का मतलब कि जो हमारे कानूनी दाव पेश है, मतलब कि जो हमारी रूल रेगुलेशन है उसको उसके बारे में डिटेल्स है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस में मेनली हमारी ये मतलब डिपेंड होता है कि टू एंश्योर द पेशेंट रिसीव ड्रग्स, जो पेशेंट रिसीव कर रहे हैं ड्रग्स वो अच्छे क्वालिटी के हैं कि नहीं, रिक्वायर्ड क्वालिटी के हैं कि नहीं, जितना उस लेबलिंग में है ड्रग्स, हमारे जो भी ड्रग्स की स्ट्रिप्ट है उनके लेबलिंग में जितने अमाउंट लिखा गया है, एक्चुअल में उस ड्रग्स के अंदर उतने अमाउंट के ड्रग्स अवेलेबल है कि नहीं, एक्चुअल क्वालिटी है, रिक्वायर्ड क्वालिटी है कि नहीं है, उसका जांच होना, प्रॉपर टेस्टिंग होना। जो भी हमारे टेस्टिंग प्रोसेस है, एक ड्रग्स मार्केट में आने से पहले बहुत सारे टेस्ट से गुजर के आती है। ठीक है, फिर उसका इवेलुएट करना, जो कि हमारी प्री क्लिनिकल स्टडी, पोस्ट क्लिनिकल स्टडी है। तो टेस्टेड में होती है पोस्ट क्लिनिकल स्टडी और इवेलुएशन प्रोसेस में प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, जो कि हमारे एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है। एनिमल के ऊपर टेस्ट करने के बाद हमारे इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इंसानों के ऊपर टेस्ट करने के बाद मार्केट में अप्रूवेशन मिलता है। तो उसके बाद उसकी एफिकेसी टेस्ट की जाती है कि मतलब हमारे जो ड्रग्स है वो कितने अमाउंट में हमारे वर्क हो रहा है, कितने टाइम के अंदर वर्क हो रहा है, उसका वर्क होने के बाद हमारे बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट दिखा रही है, टोटल टेस्टिंग होने के बाद एक मार्केट में आती है।
तो इसका काम है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मेन वर्क है कि जो भी हमारे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और पेशेंट तक आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके पेशेंट तक आने के अंदर में उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, टेस्टिंग है, सब प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी की है कि नहीं, उसके बारे में टेस्ट करके उसका कंट्रोलिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट। तो मतलब उसमें देखने को यही मिलता है कि मतलब जो हमारे कानून हैं, हमारी रूल रेगुलेशन से, उसको हर डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। जैसे कि हमको एक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, हमारी जितने भी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, जो रूल रेगुलेशंस को मनाए हैं और उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर जो भी पेनल्टी है, सज़ा है, वो अपने हिसाब से फिक्स कर रहे हैं और हमें कंट्रोल करके हमें हमारे वे पे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं, हमें अपने काम को करने की राइट वे बता रहे हैं। वो वे हमारे हेड, हमारे कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसी तरीके से हमारी फार्मेसी लाइन में भी एक ऐसी ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये था ना कि आयुर्वेदिक सिस्टम चल रही थी, आदमी लोग एलोपैथिक क्या होती थी नहीं जानते थे, अपने आप से कुछ आयुर्वेदिक विद्या से, आयुर्वेदिक नॉलेज से वो अपने पेशेंट को ठीक करते थे, और जो ठीक नहीं हो पाते थे वो मर भी जाते थे, अपने जान दे देते थे। तो इसलिए जब अंग्रेज़ शासन हुआ, तो अंग्रेज़ शासन के बाद हमारे इंडिया में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स के कंपनी सब शुरू हुई और धीरे धीरे उनके लिए कमेटी सब बनाई गई, क्योंकि उतना टाइम से हमारे जो भी मतलब मेन डिपार्टमेंट बोल के कुछ नहीं थे। तो एक कमेटी, एक ग्रुप बनाते थे और उस ग्रुप से काम करते थे। तो उसी के लिए हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस में क्या होता था, मतलब फार्मास्यूटिकल कानून प्रणाली क्या है, हमको इसमें यही जानना है। तो उस टाइम पे आयुर्वेदिक सिस्टम्स के अलावा और इंडिया में कुछ भी नहीं था। आयुर्वेदिक विद्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अलावा कुछ नहीं था। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ये सब जो थे, ये इसके थ्रू अगर कोई पेशेंट ठीक हो पा रहा था तो ठीक है, नहीं हो पा रहा था तो अपने जान देता था। तो अंग्रेज़ शासन के बाद कुछ अंग्रेजी कंपनी ने पहली बार इंडिया में अपनी शॉप खोली, जो कि कोलकाता में। उनकी हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं कि हमारी इंडिया में कब फर्स्ट एलोपैथिक कंपनी खुली, ओपनिंग हुई, और उसके बाद हमारे इंडियन एलोपैथिक मेडिसिन्स कब ओपनिंग हुई। क्योंकि ये हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंसी एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आओ, यानी कि यूपीएससी हो, कि आपका IASI हो, कि फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कि आपका जीपेट हो, कुछ भी हो, सब में ज्यूरिस्प्रूडेंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस से हमेशा 5 से 6 क्वेश्चंस हर एक साल कमिंग आउट होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट कंपनी जो थी हमारी इंडिया में, कौन सी ओपन हुई थी और किसके थ्रू ओपन हुई थी। तो फर्स्ट एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपन की थी अपनी केमिस्ट शॉप नाम से, कोलकाता में 1811 में। तो फर्स्ट हमारे जो इंडिया में केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था, एलोपैथिक केमिस्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही खोला था, जो कि हमारे अंग्रेज़ों के शासन पे अंग्रेज़ों ने चलाई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी के थ्रू ही केमिस्ट शॉप ओपन हुए थे कलकत्ता में। नेक्स्ट ओपनिंग हुए थे 1821 में, एक मिस्टर सरीथ स्ट्रेट एंड को के नाम से, उनके नाम से एक शॉप ओपनिंग हुई थी। शॉप का नाम ही स्ट्रेट एंड को है। उसके बाद नेक्स्ट 1901 में फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन हुई थी, इंडियन पर्सन्स ने ओपनिंग की थी। वो था PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने
फर्स्ट बेंगला केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नाम से एक शॉप ओपनिंग की थी इंडियन कंपनी के इंडियन कंपनी ओपन हुई थी 1901 में। तो ये भी हमारी एक क्वेश्चन आ सकती है कि हमारी इंडिया में कल फर्स्ट केमिस्ट शॉप कौन ओपन किया था और वो कहाँ पे ओपनिंग हुआ था। तो वो तो है फर्स्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ सके कि फर्स्ट इंडिया केमिस्ट शॉप कब ओपन हुई थी और किसके थ्रू हुई थी, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1901 में पीसी रॉय ने केमिस्ट शॉप ओपन की थी, वो भी कलकत्ता में ही ओपनिंग किए थे। नेक्स्ट है कि और एक ऐसे ही इंडियन पर्सन ने बड़ौदा में टीके जाजोर नाम से टीके जाजोर ने आलम्बिक केमिकल वर्क नाम से एक शॉप ओपनिंग की थी जो कि 1903 में। तो फर्स्ट 1908 में 11th में ओपनिंग हुई थी और उसके बाद हमारी कंपनी सब ओपनिंग होती गई और आज इंडिया इतने एलोपैथिक मेडिसिन में इतना डेवलप कर चुकी है, हमारे फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट इतना डेवलप कर चुका है जो हर कदम पे आगे चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम और भी देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी मोटिव्स क्या है, उसका जो भी रिकमेंडेड था क्या। तो फिर हमारी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, उस कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हम अपनी वर्क कर रहे हैं। तो आज मतलब उस टाइम पे हमारी ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि ऐसी कोई हेड डिपार्टमेंट नहीं थी जो कि हमारी डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर पाए, हमारी फार्मासिस्ट को, हमारी मेडिकल प्रोफेशंस को कंट्रोल कर पाए। तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे क्या किया गया कि कुछ कमेटी बनाई गई उस ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडियन मतलब फॉरेनर के थ्रू कुछ कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में ये डिसाइड किया जाता मतलब वो कमेटी जो बनाई, वो कमेटी कौन बनाए, वो कमेटी हमारे एक RN चोपड़ा नाम के पर्सन्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो कि बनाए। वो कमेटी का नाम है ड्रग्स कंट्रोलिंग कमेटी। फर्स्ट कमेटी रिकमेंडेड की गई थी उस कमेटी में 1931 में। उस कमेटी में ये रिकमेंड किया गया था कि इंडिया में एक सेंट्रली और स्टेटली फार्मेसी काउंसिल इंडिया होनी चाहिए। मतलब फार्मेसी को काउंसिल करने के लिए, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट होने चाहिए, ऑफिस होने चाहिए, एक सेंट्रली और एक स्टेटली जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो सेंट्रली वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी वो डायरेक्ट सेंट्रलिंग से कंटेक्ट करेंगे, सेंट्रलिंग को इन्फॉर्म करेंगे और सेंट्रल के परमिशंस के थ्रू वो काम करेंगे। तो उनका फर्स्ट रिकमेंडेड यही था कि हमारे सेंट्रल और स्टेट थ्रू एक काउंसिल डिपार्टमेंट बनाई जाए। उसके बाद जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए उनके रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मशीनरी होनी चाहिए, एक वेल डेवलप्ड मशीनरी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट था कि हमारी जो सेंट्रल लेबोरेटरी है, ऐसी सेंट्रल लेबोरेटरी बनाई जाए और कुछ स्टेटली लेबोरेटरी बनाई जाए जो कि हर एक स्टेट में परफेक्टली काम हो सके और हर मेडिसिन की टेस्टिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद जो स्टेटली वर्क हुई है उसका इंफॉर्मेशन सेंट्रल को मिले, जो स्टेट से काम नहीं हो पा रही है वो सेंट्रल पे किया जा सके और अप टू डेट टाइम बिटवीन्स दे विल वर्क कंप्लीट, टाइम के अंदर वर्क कंप्लीट किया जा सके। तो इसी के लिए उनका रिकमेंडेड था कि कुछ ऐसा लेबोरेटरी भी बनाई जाए हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में बनाने के बाद एक सेंट्रली हो जो कि स्टेट को कंट्रोल करके रखे। ठीक है, तो उनका फर्स्ट यही 3 रिकमेंडेड था कि PCI बनाए जाए स्टेटली और सेंट्रली, ड्रग्स मशीनरी वेल डेवलप्ड मशीनरी होनी चाहिए।
उसके बाद हमारी लेबोरेटरी बननी चाहिए जो कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी की, मतलब अच्छे क्वालिटी की हो, जिससे कि हम अपने टेस्टिंग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिकमेंडेड तो हो गई। रिकमेंडेड होने के बाद हमारी जो डीसी ने हमारी गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करवाई थी, तो वो कौन कौन चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवाई। ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 दे आर वॉच डिले टू इन इंट्रोडक्शंस ऑफ द लेजिस्लेशंस। तो लेजिस्लेशन के इंट्रोडक्शन से टाइम से ही वो डिले होते गया, लेकिन 1930 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो फाइटिंग हुई उस टाइम से लेजिस्लेशंस की डिले हुई। गवर्नमेंट वॉज रिलक्टेड टू इम्प्लीमेंट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ DEC एंड द पब्लिक वॉज प्रेशराइज द गवर्नमेंट। तो DEC से रिकमेंडेड किया गया कि जो भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है उसको रिलक्टेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए, उसके थ्रू काम किया जाए, उसके पब्लिक को प्रेस ऐसी कोई कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट बनाई जाए जो कि पब्लिक को कंट्रोल करके रखे, पब्लिक के थ्रू पब्लिक उनके थ्रू काम करे। ठीक है। फाइनली एन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 19। फिर फाइनली 1937 में फाइनल इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, जो भी हमारे इंपोर्टिंग हुए ड्रग्स की उनकी बिल इंट्रोड्यूस्ड किए गए DEC में फर्स्ट 1937 में। दिस बिल डील्स विथ ओनली इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो वो बिल था कि खाली इंपोर्ट प्रोसेस में वर्क हो रहे थे और इंपोर्ट के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो तब वो ये भी बोल रहे थे कि हमारे इंपोर्ट के लिए ही खाली बिल क्यों बनाया जाए, इंपोर्ट प्रोसेस ही खाली क्यों है, हमारे इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, सेलिंग प्रोसेस हो, उनकी भी बिल क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, उनका भी किया जाए। तो वो इम्प्लीमेंट भी यही चीज़ करवाए थे। और फर्स्ट इम्प्लीमेंट तो इंपोर्ट बिल की हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे हमारी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, हर किसी के बिल इंट्रोड्यूस्ड होने लगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जितनी भी हमारी एक्ट्स लागू हुए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू और DEC के थ्रू, तो जो हमारी एक्ट्स लागू हुए हैं वो एक्ट्स लागू होने के पीछे मोटिव्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्यों वो एक्ट क्यों लागू किया गया है। तो हमारी फर्स्ट 1940 में एक ड्रग्स की बिल इंट्रोड्यूस की गई थी DEC में। उसके बाद जो हमारी एडेंडेंट टाइम है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी और हर ड्रग्स की को कवर किया गया। नेक्स्ट है कि हमारी जो कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसकी इम्प्रूव्ड वर्जन्स 1940 में ही पास हुई थी और उसकी ऑब्जेक्टिव थी कि जो एक्ट की रेगुलेशन से एक्ट वाज टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंडिया। तो वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट का कि हमारी जो इंपोर्ट प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है और सेलिंग प्रोसेस है ड्रग्स की, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए, अच्छे से वर्क हो पाए, अच्छे से इंपोर्ट हो पाए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है अच्छे से हो पाए, टाइम टू टाइम उसका प्रोसेसिंग हो पाए, उस टाइम उसी का ही उसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेड की थी सेवरल रूल, जो कि ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट रूल के नाम से जाना गया, उस रूल 1945 में पास हुआ था और उनकी एडेंडम भी टाइम टू टाइम बनती गई और नए नए रूल उसमें लागू होते गए, नए नए एडेंडम बनते गई और उसके थ्रू हमारी काम होती गई। और आज के ज़माने में इंडिया में बेस्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसका अच्छे से वर्क हो पा रहा है, उसको अच्छे से चलाया जा रहा है। तो
उनका ही मोटिव ये था कि हमारे जो भी डिपार्टमेंट है वो वर्क अच्छे से करें, हमारी रेगुलेशन प्रोसेस अच्छे से हो और उनकी रूल रेगुलेशंस भी अच्छे से मनाए जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि फार्मेसी एक्ट 1948 कब पास हुई थी? तो फार्मेसी एक्ट 1948 में भी पास हुई थी। उनकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? उनकी मेन ऑब्जेक्टिव थी कि वो जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन है इंडिया में उसकी रेगुलेट अच्छे से हो, मतलब हमारे प्रोफेशंस का रेगुलेटरी अच्छे से हो, हमारे डिपार्टमेंट की रेगुलेशन अच्छे से हो, डिपार्टमेंट की जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो भी उसके नियम हैं, जो भी उसकी कानून है, उसको अच्छे से करा जाए और उसके थ्रू वर्क हो, ताकि पेशेंट और हर एक प्रोफेशंस के स्टूडेंट्स हो कि पेशेंट्स हो कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं और जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं कि डिपार्टमेंट के वो स्टाफ हैं, उनकी सबकी वर्क अच्छे से हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारी जो ड्रग्स मैजिक रेमेडीज है 1944 वो कब पास हुआ था? तो ड्रग्स मैजिक रेमेडीज 1944 में पास हुआ था, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रोलिंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड ड्रग्स एंड प्रोहिबिटेड द सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजेस रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज। तो उनका मेन मोटिव था कि हमारे ड्रग्स का एडवर्टाइज भी ठीक से हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के साथ उस पर कौन सी प्रोहिबिट करना है, हमको कौन सी बातों की ध्यान रखनी है, उसका भी ठीक से वर्क हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स मैजिक रेमेडीज का मेन मोटो था कि उसको ही कंट्रोल कर, मतलब वो ड्रग्स के बारे में और उसकी जो भी रेमेडीज है, जो भी उसके रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनकी जो भी रूल रेगुलेशंस है, उनको अच्छे से कंट्रोलिंग किया जाए। उनकी एडवर्टाइज हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सेलिंग प्रोसेस, एडवर्टाइज के दौरान सेलिंग होती है तो सेलिंग प्रोसेस अच्छे से हो, हर एक प्रेस्क्राइबर को अच्छे से पता चले कि ये मेडिसिन यूज कैसी होती है, उसकी वर्क क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, तभी जाके प्रिस्क्राइबर उसको अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएगा पेशेंट के थ्रू। तो इसीलिए हमको उसका मेन मोटिव था कि उसकी रेगुलेट हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट और उसकी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड प्रोहिबिटेड जो है उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट जो हमारी कमिटी बनी, नेक्स्ट जो हमारी एक्ट पास हुई वो एक्ट क्या थी? मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, जो कि 1955 में पास हुई थी। और उनकी मतलब मेन मोटिव थी कि लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंट्रोलिंग अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक ड्रग। तो हमारी जो उनकी मोटिव थी कि जो हमारे अल्कोहलिज्म ड्रग्स हैं, ओपियम ड्रग्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, जितने भी एडल्टेड ड्रग्स हैं, एडप्ट करने वाली ड्रग्स हैं, उनकी अच्छे से कलेक्शंस हो, उनके बारे में अच्छे से डाटा कलेक्ट की जाए और उनकी कंट्रोलिंग अच्छे से हो सके, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्रग्स इम्प्लीमेंट किए थे, उस ड्रग्स वो एक एक्ट इम्प्लीमेंट किए थे, उस एक्ट का नाम है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन 1987 में। ये एक्ट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किए थे। नेक्स्ट है कि जो हमारे नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उसकी एक्ट 1985 में पास हुई थी और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि दिस एक्ट वाज टू कंबाइन एंड रिवाइज द लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो उनका मेन मोटिव यही था कि जो हमारी एक्ट पास हुई है उनकी कंबाइन करके, उनके रिवाइज करके, लॉ को अच्छे से पढ़ के, लॉ के बारे में जानकारी हासिल करके उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाए। तो उनकी मेन मोटिव यही थी कि अच्छे से रेगुलेट किया जाए हमारी हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एक्ट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और भी ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जो कि हमारी उसके बाद धीरे धीरे एक्ट सब रूल रेगुलेशन सब पास हुई और उसके ऊपर काम किए गए। तो और जो एक्ट है उसका नाम है कि कुछ है प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी एक्ट, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट,
तो वो एक्ट एंड रूल पास हुए थे हमारे 1954 में। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट हैं जो कि 1951 में पास हुए थे। उसके बाद इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड रूल है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं तो उनके कुछ एक्ट थे, उनके कुछ रूल रेगुलेशंस थे, वो कैसे काम करेंगे, वो रूल रेगुलेशंस लागू हुए थे 1946 में। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्टेड एक्ट लागू हुए थे 1947 में। फैक्ट्री एक्ट लागू हुए थे 1948 में। इंडियन पैटर्न एंड डिज़ाइन एक्ट 1970 में लागू हुए थे। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट लागू हुए थे 1958 में। एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हुए थे 1897 में। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रेस्पेक्टिव स्टेट्स विल भी लागू हुए थे। तो कुछ ऐसे शॉप को कैसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे, उनकी रेगुलेशंस कैसे किए जाएंगे स्टेट वाइज, उसकी भी एक्ट लागू हुई थी। तो इस तरीके से हमारी है सारी एक्ट सब लागू होती गई और उनकी ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उनके मोटिव के थ्रू वर्क होते गया और हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट की, हमारी प्रोफेशंस की इम्प्रूवमेंट होते गई। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस में यही है कि हमारी जो भी कानून प्रणाली है, कानून बेस्ड व्यवस्था है, उसे कंट्रोल की जाए और उसके ऊपर काम किए जाएं। ठीक है, हम आज तो डिस्कस कर दिए कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस है उसकी पर्पज़ क्या है, उसकी स्कोप क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और कौन सी कमेटी रेगुलेट हुई थी जिसके थ्रू हमारी डेवलपमेंट की स्टार्ट हुई। आज उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन से उसकी ओरिजिन कहाँ से आई है, उसकी नेचर कैसी है और ऐसी कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसके थ्रू हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस में वर्क हुई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन सभी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।